नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको आर्मी क्लर्क का टेस्ट पेपर करवाएंगे। अभी आपके कंटिन्यू आर्मी क्लर्क के ही टेस्ट पेपर होंगे। तो अभी हम जो है वो हमने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो अभी आप जो है हम हमारा टेस्ट पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस बाजार संरचना में केवल ब्रैकेट विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। 1, 2, 5 और 10 बताइए। जिस बाजार संरचना में, किस बाजार संरचना में एक ही सेलर होता है जिसे मोनोपोली कहते हैं। तो उस कौन से बाजार संरचना में जिसमें एक ही सेलर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एकाधिकार कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो भारतीय संविधान के जो है जो है मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसमें वो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान है उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें कही गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जो नेता थे वो थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं मेटल कहते हैं, क्रोड कहते हैं, पर्पटी कहते हैं या बहिर्मंडल कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह की सबसे जो ऊपरी परत है उसको हम पर्पटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? पश्चिमी बंगाल से, सिक्किम से, मेघालय से या अरुणाचल प्रदेश से? तो भूटान अपनी सीमा को जो है वो मेघालय की जो सीमा है उससे आपको साझा नहीं करता है। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इनकी जो है वो सीमा से भूटान लगता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जनरल साइंस का आएगा। तो उसके हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस क्या रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन से भारी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन या हीलियम? बताइए कौन सी जो है वो गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका घनत्व हमारा क्या होता है? 1.3833 और ऑक्सीजन का हमारा क्या होता है? 1 होता है। तो ऑक्सीजन का 1 होता है तो किसका ज़्यादा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? ओटो वॉन गैरिक ने, की लुवन ने, मेलिटा बेंचर्स ने, विलियम हेनरी फॉक्स टेबलोट ने? तो निर्वात पंप का जो आविष्कार है वो ओटो वॉन गैरिक ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? फल, पत्ती, शाखा और जड़ें? तो पौधे का कौन सा भाग जो है जिसके अंदर आपकी कली विकसित होती है वो है आपकी शाखा। तो जो शाखा, तो शाखा क्या है ये? तो मतलब जो कक्षा कली है ना वो भ्रूण अवस्था में विकसित क्या है? एक कली होती है, कक्षा कली जो है। तो जो कि एक पौधे का जो कक्ष होता है, पौधे का कक्ष मतलब पत्ती और शाखा के बीच का भाग।
तो उसमें जो है वो स्थित होता है। तो प्रत्येक कली के अंदर जो टहनी है वो विकसित करने की क्षमता होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसको शाखा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? भोजन में, पानी में, पोषक तत्व में, भोजन तथा पानी दोनों में। तो जाइलम जो है वो आपका किस में हेल्प करता है? जाइलम जो है वो आपका पानी में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने, आर.एच. विल्टेकर ने, एम.डब्ल्यू. बेजेरिनक ने, या डी.आई. इवानोवस्की ने? तो 5 जगत वर्गीकरण का जो प्रस्ताव है वो किसने दिया था? उसका प्रस्ताव जो है वो कार्नेल विश्वविद्यालय ने दिया था। कार्नेल विश्वविद्यालय के जो जैव वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं आर.एच. वी टेकर, उन्होंने 1969 में दिया था। कब दिया था? 1969 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब आपका मैथ का सेक्शन आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन अभी बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। तो अभी सारे क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होके करिए। देखो, एक रस्सी की लंबाई 8 फीट और 9 इंच है जो 3 भागों बराबर भागों में विभाजित है। इंच में प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है? देखो, एक रस्सी की लंबाई है वो 8 फीट और 9 इंच है, तो और उसको 3 बराबर भागों में बांटा है, तो इंच में प्रत्येक की लंबाई क्या होगी? तो रस्सी की लंबाई कितनी है? 8 फीट 9 इंच। तो 1 इंच के अंदर, 1 फीट के अंदर आपके कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। कितने होते हैं? 12 इंचेज होते हैं। ठीक है, 12 इंचेज होते हैं। तो देखो, अब 12 इंचेज होते हैं तो 8 इंटू 12 और प्लस 9, यही होगा ना। तो 12 आठी कितना होता है? 96। 96 प्लस 9 आपका क्या हो जाएगा? 105। उसमें आप 3 का डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो इस इंच में प्रत्येक भाग की लंबाई क्या हो जाएगी? 35। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, शान को कुल मिलाकर 912 रुपए मिले जो कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं। उन तीनों सिक्कों की संख्या समान है। शान के पास कुल कितने सिक्के हैं? तो बोल रहा है कि शान को कुल मिलाकर 912 रुपए मिले हैं और उसे सिक्कों के रूप में 1 और 5 10 रुपए के सिक्के मिले हैं, टोटल 912 रुपए। तो हमें बताना है कि टोटल उसको कितने सिक्के मिले हैं 912 रुपए के, मतलब। तो हमें देखो 912 हमें क्या दे रखा है? 912 हमें रुपए दे रखे हैं और हमें रुपए ही यहाँ पे दे रखे हैं। तो हम 1 रुपए की निकाल लेते हैं कि मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं वो आ जाएंगे ना, कि मतलब 1 1 रुपए के कितने सिक्के दे रखे हैं उसको, कितने रुपए हैं 1 1 रुपए के। तो देखो 1 डिवाइड बाई टोटल कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, 16। अब इसको कट करेंगे, 16 5 जा 80 और बच गया कितना? 11। 1 1 12, तो 1 1 12, तो 16 7 जा कितना होता है? 1 1 12। तो ये देखो 57 रुपए। तो 57 रुपए, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 57 कोइन हो गए। ठीक है, अब 57 और इसने बोला है कि कोइंस की संख्या तीनों की बराबर है, तो 53 इंटू 57 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 जा कितना होता है? 21 और 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 171। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यदि संतरे के दाम 30% से बढ़ जाते हैं तो एक व्यक्ति 208 में 12 संतरे कम खरीद पाता है। एक संतरे का वास्तविक मूल्य क्या है? ये बोल रहा है कि जो संतरे हैं उसका प्राइस पहले 100 रुपए था, अब क्या हो गया? 130 रुपए हो गया।
तो 130 रुपये हो गया, तो एक व्यक्ति 208 में 12 संतरे कम खरीद सकता है। तो मतलब अब प्राइस उसने 208 दी है, तो 208 मतलब ये किसके बराबर हो गई, 130 के बराबर। और हम क्या करेंगे, इस 30% निकाल लेंगे जो बड़ा है, तो मतलब वो 12 संतरे कम खरीद रहा है। तो अब देखो इसको कट करेंगे, 13 बन जा, 13 बच गया यहाँ पे 7, तो 7 बच गया, तो 13 5 जा कितना होता है 65, 13 7 जा 6 जा होता है आपका 78। तो ये कितना आ जाएगा 16, और 16 3 जा कितना होता है 48, 48। अब डिवाइड बाय हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें 12 कर देंगे, तो 12 4 जा 48, तो 4 रुपए का एक संतरा क्या होगा, ये सेल करेगा। ठीक है, इसकी जो प्राइस है संतरे की वो कितनी हो जाएगी, 4 रुपीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा का अनुपात 5:2 है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:4 है, पहली तथा तीसरी का गुणनफल 1800 है, तो तीनों संख्याओं का योग। तो ये बोल रहा है तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 5:2 है। ठीक है, तो 5:2 है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, A/B और B/C बता रखा है पहले भी। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 5:2 और 5:4, दूसरी और तीसरी। अब पहले इसका मल्टीपल, तो 5 जा 25, और इन दोनों का 5 2 जा 10, और ये 2 4 जा 8। तो आपकी क्या आ गई, रेशियो आ गया इनका 25 10 और 8। अब बोल रहा है पहली और तीसरी का गुणनफल 1800 है, तो मतलब 25 और 8 का, तो 25x और 8x इनका जो गुणनफल है, मल्टीपल है, वो कितना है 1800 है। 25 8 कितना होता है आपका 200, 200x की स्क्वायर इजिकल टू 1800। अब देखो ये 2 0 से आपका 2 0 गया। ठीक है, अब 2 से ये 9 गया, तो x आपका क्या आ गया, x आ गया आपका 3। ठीक है, रूट करेंगे तो 3 आ गया। तो अब आपको बोला है कि तीनों संख्याओं का योग बताना है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 25 3 जा 75, 10 3 जा 30, और 8 3 जा 24। अब इनका टोटल कर लो, 5 और 4 9, 7 3 10, 10 + 2 12, 129। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 129। ठीक है, समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 संख्याओं का औसत 19 है, यदि फर्स्ट 8 संख्याओं का औसत 24 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ये बोल रहा है कि 31 संख्याओं का औसत 19 है, तो आपका 31 संख्याएं हैं, उसका औसत कितना है 19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से कम 19, तो 19 बन जा 19, और 19 3 जा 57, 57 + 1 58, 589। अब बोल रहा है यदि फर्स्ट 8 डिजिट्स का एवरेज कितना है, फर्स्ट 8 का कितना है 24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, और 8 2 जा 16, 16 + 3 192। अब ये बची हुई संख्याओं का है, तो वो लेस कर देंगे। 9 में से 2 गया 7, 18 में से 9 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 397। अब देखो टोटल संख्याएं कितनी 31, और उसमें से कितना दे रखा 8, तो 31 में से 8 लेस किया आपने, देखो 31 में से 1 घटा दो, ये एक यहाँ पे 7 बच गया, 30 में से आपने 7 घटाया कितना 23, तो ये आपका कितने का एवरेज है 23 का। अब हम इसमें एवरेज निकालेंगे, इसका 23 का डिवाइड करेंगे, तो 23 1 जा 23। अब बच गया कितना, 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, 167। तो अब 23 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 2 16, 161। तो ये कितना आ गया आपका 17 आ गया। तो अब हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 17 से हमारा एक ही आंसर है, तो 17.26 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं,
एक राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, एक राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक्स है। साधारण ब्याज मूलधन के, अब प्रिंसिपल के कितना, एक्स, जो ब्याज है इसका 5 साल का वो कितना है, प्रिंसिपल के 20% के बराबर है, ठीक है। तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा वो बताना है आपको। तो देखो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा कितना है x इंटू 20%, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा मूलधन कितना है x, ठीक है, मूलधन है x, रेट हमें पता नहीं वो फाइंड आउट करेंगे, और रेट के बाद हमारा क्या आएगा टाइम, टाइम हमारा कितना है 5 ईयर, डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कट हो गया, x से x कट हो गया, 5 4 जा, तो हमारी रेट क्या आ गई, रेट आ गई हमारी 4%, 4% रेट आ गई। अब देखिए अब 4% रेट आ गई, अब हमें हमारे ब्याज को किसके बराबर करना है, मूलधन के, मूलधन के बराबर करना है, तो ब्याज कितना लेंगे x, तो x अब मूलधन इंटू रेट हमारे पास कितनी आ गई 4, लेकिन अब हमें समय नहीं पता, तो अब हम समय लिख देंगे डिवाइड बाय 100, तो इसको x से x कट किया, ये 4 को 25 टाइम ये कट हो गया, तो t हमारा कितना आ गया 25। तो ये जो है इसके मूलधन के बराबर ब्याज कितने सालों में हो जाएगा, 25 सालों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देखिए √18 माइनस 1/√2 का आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। तो देखिए √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 1/√2, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9 का क्या हो जाएगा 3 √2 माइनस 1/√2 लिख सकते हैं ना। अब देखो हमने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया √2, तो अब यहाँ पे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 6 माइनस 1 करोगे तो आप क्या आ जाएगा 5/√2, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बट पूरा ब्रीफली समझा रही हूँ एक एक स्टेप, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको अर्धवृत्त का परिमाप आपको 36 सेंटीमीटर दिया है और आपको त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो क्या होता है आपका πr प्लस 2r इज इक्वल टू, परिमाप आपका कितना है 36। अब आपने क्या किया, r कॉमन ले लिया, पाई की जगह आपने क्या लिख दिया 22/7 और प्लस 2, यही आया ना 36, ठीक है। r अब आपने क्या ले लिया एलसीएम, ये आ गया 22, अब यहाँ पे 7 2 जा कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 36, ठीक है। r इज इक्वल टू ये कितना आ गया 14 और 22 कितना हो गया 4 2 6 सॉरी, और 3 36/7 इज इक्वल टू 36, 36 से 36 कट गया, आपकी त्रिज्या कितनी आ गई 7, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 28 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय वृत्त के चक्र सतह का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपका बेलन का व्यास कितना है, व्यास आपका 28 है, तो आर आपकी कितनी हो गई, इसका हाफ 14 सेंटीमीटर हो गई। त्रिज्या जो रेडियस है ना, त्रिज्या तो रेडियस हमारी क्या हो गई 14 सेंटीमीटर हो गई, ऊंचाई हमारी 12 दे रखी है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr/h। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू 22/7, r हमारा 14 है और h हमारा क्या हो जाएगा, h हमारा हो जाएगा 12। अब इसको कट कर लीजिए, 7 2 जा 14। अब देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88,
88 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 जा 96, 9 12 8 जा 96, 96 प्लस 9 कितना हो जाएगा 105। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो एक ट्राइंगल डी ई एफ में ई समकोण है, तो डी ई एफ हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। देखो जिसमें आपका ट्राइंगल हाँ ये क्या है डी ई एफ, तो ई आपका क्या है समकोण है, तो डी ई एफ। तो आपको दिया यदि कोट डी 5/12 हो, तो कोट डी आपका क्या होता है, कोट डी होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 5/12। तो बेस आपका 5 और ये आपका 12, आपको फाइंड आउट करना है डी एफ। तो पहले हम डी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी एफ की स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है डी ई की स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, प्लस ई एफ की स्क्वायर। ठीक है, अब डी एफ आपका क्या हो जाएगा √5 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर। अब ये आपका क्या हो जाएगा 25 प्लस 144। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा इसका टोटल 169। तो आपका डी एफ आपका क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब डी एफ आपका क्या आ गया 13। तो आपका कोट डी साइन एफ आपका क्या होता है, साइन एफ होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है डी ई 5 और आपका जो डी एफ हाइपोटेनियस क्या आपका 13। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/13। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/13। ठीक है, अब देखिए आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम करते हैं हमारा देखिए निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो बताइए। नोटबुक है, पर्सनल है, लैपटॉप है या सुपर कंप्यूटर है। तो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा जो कंप्यूटर है वो क्या है आपका सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है, ब्राउज़र की, इंटरनेट की, टेक्स्ट एडिटर की या सर्च इंजन की। तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बिना सीधे किस भाषा को समझता है, बेसिक लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बिना डायरेक्ट जो है वो किस लैंग्वेज को समझता है, वो है आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को डायरेक्ट कंप्यूटर समझ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सेलेक्ट करने के लिए शीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाता है। तो कौन सी जो की है उसका यूज़ किया जाता है, शिफ्ट का, ओल्ट का, कंट्रोल का या इंसर्ट का। तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, एक्सेल में वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट टैब को क्लिक करते समय किसका, शिफ्ट का, शीट टैब को। तो शिफ्ट बटन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, मॉनिटर, CPU, CD-ROM या फ्लॉपी डिस्क। तो सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है, CPU। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर्मी क्लर्क का मेन पार्ट आता है वो है इंग्लिश। इंग्लिश आपके लिए बहुत स्कोरिंग है, तो हम इंग्लिश को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए आप इंग्लिश को काफ़ी अच्छे से पढ़िए। देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंग्लिश। पहले है आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो हम पैराग्राफ बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है पैराग्राफ। यदि आपने अच्छे से रीड कर लिया तो आपके 5 या 10 2 पैराग्राफ आते हैं, तो 10 क्वेश्चंस आपके कहीं भी नहीं जाते, वो एग्जैक्टली आपके राइट हो जाते हैं। तो हम पैराग्राफ को देखेंगे एकदम अच्छे से ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो।
रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव। ठीक है, पैसेज को हम रीड करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो हमें बताना होगा। अब देखिए हमारा पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। पैसेज है हमारा, एज द रूलर्स ऑफ द प्लानेट, प्लानेट के जो शासक हैं, ह्यूमंस लाइक टू थिंक, मनुष्य जो है वो ये सोचना पसंद करते हैं, दैट इट इज़ द लार्ज क्रिएचर, वो क्या है, सबसे बड़े जीव, क्रिएचर मीन्स जीव है, हु विल एमर्स विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर लाइफ, जो कि क्या करते हैं, एमर्स विक्टोरियस, अपनी जीत के लिए स्ट्रगल करते हैं, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं, फॉर एमर्स विक्टोरियस मतलब विजयी होने के लिए। ठीक है, हाउ एवर, इसीलिए नेचर टीचेस अस द ऑपोजिट, प्रकृति हमें उल्टा पढ़ाती है। इट इज ऑफन द स्मॉलेस्ट स्पाइसेस विच आर द टफेस्ट एंड मोस्ट अडोप्टेबल, इट इज ऑफन, यह जनरली सबसे छोटी जाति होती है, विच आर टफेस्ट, जो कि, इट इज ऑफन प्राय सबसे छोटी जाति होती है, जिसे मतलब जो सबसे कठोर और मोस्ट सबसे ज़्यादा मतलब अडोप्टेबल अपनाई जाने वाली होती है। ए परफेक्ट एग्जाम्पल इज द हमिंग बर्ड, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल छोटी जाति का क्या है, हमिंग बर्ड, विच इज फाउंड इन द अमेरिका, जो कि किसमें कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। One species of hummingbird known as the bee hummingbirds rank as the world's smallest and lightest bird, कि एक जो जाति है हमिंग बर्ड की, नोन एज, उसको जाना जाता है बी मधुमक्खी के समान, हमिंग बर्ड एज द वर्ड, जो कि संसार की सबसे छोटी और हल्की हल्की मतलब जाति होती है, हल्की पक्षी होता है, हल्का, एंड इट इज़ बेयरली विजिबल व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट, और जब वो उड़ती है तो बहुत बेयरली मतलब बहुत मुश्किल से ही दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब देखें आगे, आगे क्या बोलता है, हमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, हमिंग बर्ड्स केवल एक ऐसे पक्षी हैं जो क्या है, जो विपरीत बैकवर्ड्स उल्टे उड़ते हैं। दे फीड मेनली ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, वो मेनली क्या फीड करते हैं, क्या खाते हैं, वो फ्लावर्स जो फूल हैं उनका अमृत खाते हैं। ए लिक्विड दैट इज रिच इन एनर्जी, जो कि जो लिक्विड है उनका वो उनको क्या करती है, एनर्जी ताकत प्रोवाइड करती है। नेक्टर इज एन आइडियल फूड सोर्स, नेक्टर अमृत जो है वो उनके लिए क्या है, एक आइडियल भोजन का स्रोत है। फॉर हमिंग बर्ड्स नीड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो कि जो अमृत है वो क्या करता है, फॉर हमिंग बर्ड्स के लिए आवश्यक है, जो कि उन्हें इनक्रेडिबल अविश्वसनीय मात्रा में एनर्जी ताकत जो है उसको बनाए रखने में, देयर बॉडी, उनके बॉडी के जो चयापचन, जो पाचन शक्ति है उसको सस्टेन रखने में वो क्या करती है, कायम हेल्प करती है। ए हमिंग बर्ड्स विंग्स फ्लैप एट ए रेट ऑफ अबाउट 80 टाइम्स पर सेकेंड, हमिंग बर्ड के जो पंख हैं वो 80 टाइम, एक सेकेंड में 80 टाइम जो है वो 80 बार फड़फड़ाते हैं, एंड इट्स एनी हार्ट बीट्स मोर देन 1000 पर मिनट, और उनकी हार्ट बीट जो है, हृदय जो है वो 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। दिस इज वाई दे मस्ट कंज्यूम रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, यही दिस इज वाई दे मस्ट कंज्यूम, मतलब यही रीज़न है कि दे मस्ट, उन्हें चाहिए, कंज्यूम करने के लिए, मतलब कंज्यूम करते हैं वो रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, ज़्यादा मात्रा में फूड को कंज्यूम करते हैं, यही रीज़न है, क्योंकि उनके पंख जो है वो 80 बार फड़फड़ाते हैं और वो 1000 बार सांस लेते हैं। इन द कोर्स ऑफ ए डे, एक दिन में, ए हमिंग बर्ड कंज्यूम, एक हमिंग बर्ड जो उपभोग करता है, अबाउट हाफ इट्स बॉडी वेट इन न्यूक्लियर, जो उनकी बॉडी का, जो शरीर का वेट है उससे लगभग हाफ, आधा जो है वो एक दिन में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, मतलब उतना खाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसका अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्वेश्चंस में हमें कितना समझ में आता है। देखो, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बी हमिंग बर्ड इज ट्रू, हमिंग बर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इट कुड फ्लाई हाई बियॉन्ड द क्लाउड्स, जो कि बादलों से ऊंचे उड़ते हैं। इट कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज इन फ्लाइट,
जब वो उड़ते हैं तो बहुत मतलब कैन नॉट बी सीन, वो नहीं दिखाई देते। इट इज़ ऑब्वियसली विजिबल, वो एकदम दिखाई देते हैं जब वो फ्लाई करते हैं। इट एस्केप अवर साइट व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट, वो गायब हो जाते हैं, नहीं। इट कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट, जब वो उड़ते हैं तो वो नहीं दिखते हैं, बहुत बेयरली, बहुत मुश्किल से दिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, हमिंग बर्ड्स नीड ए लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू, उनको लॉट ऑफ एनर्जी आवश्यक होती है, क्यों? सस्टेन ए स्टडी रिदम ऑफ हार्ट बीट, नो। विन इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए उनको, स्ट्रगल के लिए जो जीत होती है उसके लिए। मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, या उनके बॉडी के पाचन शक्ति पचा को जो है उसको मेंटेन रखने के लिए। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई बैकवर्ड, नो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, द हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट, कि हमिंग बर्ड जो है वो आर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव अलग क्यों है? दे कंज्यूम हाफ देयर बॉडी वेट एवरी डे, नो। दे कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, दे सबसीड ओनली ऑन नेक्टर, दे पल्स रेट इज मोर देन पर मिनट, नो। दे कैन फ्लाई बैकवर्ड, वो जो है वो उल्टा उड़ सकती हैं, वो उसमें एक अलग खूबी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 द वर्ड इनक्रेडिबल इन द पैसेज मीन्स अनबिलीवेबल, फिनोमिनल, ट्रमेंडियस, इनएग्जॉस्टिबल। तो देखो इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, जो विश्वास नहीं हो, तो यहाँ पे अनबिलीवेबल का मतलब भी क्या होता है? अविश्वसनीय। लेकिन इसका आंसर होगा पैराग्राफ के हिसाब से ट्रमेंडियस, मतलब बहुत अद्भुत। कि वर्ड इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, मतलब अद्भुत उनको क्या करते हैं, अविश्वसनीय जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ट्रमेंडियस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, नेचर हैज मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट, कि नेचर जो है वो मनुष्य को इस तथ्य का एहसास कराया है नेचर ने, कि ह्यूमंस हु रूल्स द प्लानेट आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑन अर्थ, कि ह्यूमन जो है वो जो प्लानेट पे जो होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है अर्थ पे। द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पाइसेस आर इक्वली टफ एंड स्ट्रॉन्ग, जो बड़ी और छोटी जातियां होती है वो इक्वली टफ और स्ट्रॉन्ग होती है। द लार्ज क्रिएचर एमर्स विक्टोरियस फॉर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, द स्मॉलेस्ट क्रिएचर आर द टफेस्ट एंड मोस्ट अडोप्टेबल। तो क्या एहसास करवाया है कि सबसे छोटी जो जीव होते हैं वो टफेस्ट और मोस्ट अडोप्टेबल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए पैराग्राफ आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। ये किसका है? इन द ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो देखिए इसमें अल्टरनेटिव आपको चूज करना है नाइदर शाम, और ये आपका क्या है? कंजक्शन है, तो नाइदर के साथ हमेशा नोर का यूज होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी नाइदर श्याम नोर रोहित कम टू स्कूल टूडे, ऑप्शन नंबर 31, ठीक है, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आएगा बोथ टीवी, क्वेश्चन नंबर 32, तो बोथ टीवी एंड टेलीविजन आर करेक्ट वर्ड, दोनों इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है? चूज द सुटेबल परिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस, ठीक है। हमें क्या चूज करना है? परिपोजिशन बताना है कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल होगा। तो देखिए ए कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू लुक एट आफ्टर फॉर लाइक, तो एक कमिटी जो है वो बनाई गई टू लुक आफ्टर द मेमोरियल, मेमोरियल मतलब स्मारक, कि एक स्मारक को फॉर्म करने के बाद क्या की गई? एक कमेटी बनाई गई। ही लेफ्ट द बुक बिसाइड्स अराउंड, तो ही लेफ्ट द बुक बिसाइड द टेलीफोन, बुक को कहाँ पे रखा, कहाँ पे छोड़ा? टेलीफोन के पास छोड़ा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, द गर्ल्स अंकल हैज बीन एक्यूज्ड ओ फॉर विद बाय, तो एक जो गर्ल है उसके अंकल को मर्डर का दोषी ठहराया गया, तो इसका क्या होगा? ऑफ, क्या आएगा? दोषी ठहराया गया, ठीक है, तो एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ऑप्शन नंबर
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। आपको इसका सेम मीनिंग बताना है कि क्या होगा। तो गार्निश, गार्निश का मतलब किसी चीज को संवारना, किसी चीज को सजाना। तो ओनर मीन्स सम्मान, रेस्पेक्ट मीन्स आदर, ओबे मीन्स आज्ञा, एडोन हो जाएगा, एडोन का मतलब भी क्या होता है, सजाना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्यागना, कोई चीज त्यागना। तो एक्सक्यूज, नो, किसी को एक्सक्यूज देते हैं हम। अर्ज मीन्स विनती करना, नो। फोरसेक का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना, त्याग करना। तो ये हमारी क्या, अबंडन क्या है, हमारी वर्ब है, तो ये भी हमारी वर्ब है। रिस्क, खतरा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39, चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग। अभी आपने सिनोनिम पढ़ा, अभी आपको ऑपोजिट बताना है। देखिए डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है अवनति। अवनति ये आपका क्या है, नाउन है, तो आपको नाउन ही चाहिए। तो एलिवेशन, इंक्रीज, लेवल और एसेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, एसेंट। इसका अवनति और इसका उन्नति, और ये भी आपकी क्या है, नाउन है। ठीक है, इंक्रीज बढ़ाना और लेवल स्तर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है इंटरिम। इंटरिम मतलब आंतरिक, इंटरिम मतलब आपका ये क्या है, आपकी एडवर्ब है। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, आपको उल्टा बताना है, उल्टा बताना है। टेम्परेरी, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब, इंटीरियर का मतलब भी आंतरिक भाग होता है, तो ये क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, परमानेंट। उल्टा क्या हो जाएगा, परमानेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपकी क्या होती है, एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम एंड फ्रेज। अब आपको ईडियम एंड फ्रेज बताने हैं। एट वंस विट एंड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एट वंस विट एंड मतलब किसी चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, मतलब आपका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो टू वर्क हार्ड, नो। टू बी इंटेलिजेंट, नो। टू गेट पजल, जब आप कुछ कन्फ्यूजन में होते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन में टू गेट पजल, तो उसको बोलते हैं एट वंस विट एंड, हमारी बुद्धि काम नहीं करना, टू बी स्टूपिड, नो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, टू टेक समवन टू टास्क, किसी को कुछ टास्क देना। तो किस सेंस में है ये आपका ईडियम फ्रेज, टू स्कोल्ड समवन, कुछ टास्क के लिए। टू असाइन वर्क, किसी को वर्क असाइन करना। टू टेक समवन टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करना। इसका मतलब होता है टू टेक समवन टू टास्क, टू स्कोल्ड समवन, किसी को डांट लगाना। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 42 है, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, ए पर्सन हु इज एग्जामिन्ड, एक पर्सन जिसको एग्जामिन किया जाता है। प्रिंसिपल, एग्जामिन मतलब जो एग्जाम देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जामिनी। ना ही इंटरव्यूई बोलते हैं, ना ही इंटरव्यूअर, एग्जामिनर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एग्जामिनी, जो एग्जाम देता है। अब देखिए आपके क्या बतानी है। अब हमें एक पार्ट में आपके एरर है और लास्ट वाला आपका पार्ट नो एरर है, तो जिसमें आपके अगर एरर है तो हमें उस पार्ट में एरर बतानी है, और नहीं है तो हमें वो पार्ट हमारा क्लियर बताना है। तो इफ़ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एबसेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, नो एरर। तो इसने बोला है कि इफ़ आई वॉज नोइंग, यदि मुझे पता होता। तो सबसे पहली बात तो जब दो सेंटेंस ऐड हो और इफ़ से आपका सेंटेंस हो, तो कभी भी आपके दोनों सेंटेंसेस में वॉज का यूज़ नहीं होता। जब आपका पास्ट में बात हो रही है तो एक पास्ट परफेक्ट का होता है और एक आपका सिंपल पास्ट का होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या आएगा, हैड नोन आएगा। क्या आएगा, हैड नोन आएगा। यहाँ पे वॉज नोइंग नहीं आएगा। वॉज नोइंग के स्थान पे क्या आएगा, हैड नोन। यदि मुझे पता होता कि वाई ही वॉज एब्सेंट, कि वह क्यों एब्सेंट है, तो आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, मैं आपको इन्फॉर्म करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये ध्यान रखना।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। यदि तुम वर्क हार्ड करोगे तो कभी भी, यहाँ पे देखिए विल वर्क, तो यहाँ पे जब भी आपकी फ्यूचर की बात होती है और फ्यूचर से रिलेटेड बात हो रही है और आपका सेंटेंस फ्यूचर में है, तो और यदि वो सेंटेंस इफ से कनेक्टेड है तो हमेशा फ्यूचर के अर्थ में यदि इफ से कनेक्टेड है तो हमेशा आपका क्या होगा, वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली वर्क आएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। ठीक है, यदि फ्यूचर की बात हो रही है और यदि वो इफ से कनेक्टेड है तो ऑलवेज वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, the loss of jobs is regarded by some as a necessary evil in the fight against inflation। तो यहाँ पे देखिए एन एन की जगह नेसेसरी, तो यहाँ पे आपका क्या है, वोवेल नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे एन की जगह आपके क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में आपके एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज़ प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, कभी भी मच नहीं आता है ऐसी कंडीशंस में, मोर आता है, मोर हार्मफुल। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। अब देखिए आपके चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए द बॉयज वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, कि लड़के जो है वो क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ए होल वॉज बीइंग, ए होल वॉज, ये आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें हमेशा पास्ट कंटिन्यूस का जब पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ बीइंग लगाते हैं। तो ए होल वॉज बीइंग, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड। तो ये आपका क्या है, ए होल वॉज बीइंग डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है ये। तो द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, द टीचर टोल्ड, टीचर ने कहा कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो इसमें आपका द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे दैट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50, लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके। अब इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो हम अब इसको पढ़ते हैं। देखिए इनटू द ऑफिस समवन ब्रोक हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर एंड स्टोल समवन। तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट होगा, समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस, किसी ने ऑफिस को क्या करा, तोड़ा। ठीक है, एंड स्टोल सम हाईली कॉन्फिडेंशियल, और कुछ जो हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर थे उनको चुरा लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, द पब्लिक एम इज टू एडुकेट द एनजीओज अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, आपको हमेशा आपको देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो द एनजीओज एम इज टू एडुकेट, कि एनजीओ का एम क्या है, टू एडुकेट, पढ़ाना, द पब्लिक को अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग के खतरों के बारे में पढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3214। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट टेस्ट पेपर में मिलेंगे। ओके बाय।